नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे और एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली से योजनाएं का पैसा राजस्थान भेजते हैं, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। साथियों, ये उत्साह बताता है। मैं ऊपर देख रहा हूं, वहां तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा की। इसके बाद गाय को चारा खिलाया। इसके बाद उन्होंने 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। इनमें हाईवे से लेकर रेलवे तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ने वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार को हमेशा गाली दी है। ये जनता को धोखा देते हैं। केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। मोदी ने आगे कहा कि हम पहले 2 राज्यों या 2 देशों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौते की खबरें सुनते थे। ऐसा पहली बार हुआ जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को
12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार को लेकर काम में लगी है। इसी के तहत आज सीएम योगी ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उधर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति युवाओं के मन में एक नया जज्बा देखने को मिला है। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 65,000 स्पोर्ट्स किट युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश भर में उपलब्ध करवाए गए हैं। खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हर स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने प्रचार प्रसार में तेजी कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। पटना में विपक्ष की बैठक हुई जिसमें बसपा ने इस बैठक से अपने को दूर रखा। इतना ही नहीं, इस बार बसपा ने विपक्ष को समर्थन देने से इनकार कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान तैयारियों और पार्टियों की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इकाइयों के नेता मौजूद रहे। मायावती ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी के साथ मई में बैठक की थी, जिसमें यूपी के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी की चुनौतियों और रणनीतियों पर अमल करने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। लेकिन एक बार फिर शनिवार को दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई। दो 2024 के महारण का शंखनाद होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने इस विपक्षी एकता में कुछ पार्टियों को बुलाया तक नहीं। उन्हीं में से एक है सुभाषपा। लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं और गठबंधन करने को लेकर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष इन दिनों मायावती का कुछ ज्यादा ही गुणगान करते नजर आ रहे हैं और विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने को कह रहे हैं। आखिर राजभर के इन बयानों के मायने क्या हैं? देखिए हमारी रिपोर्ट। 2024 के महारन का शंखनाद होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस विपक्षी एकता में सुभाषपा को बुलाया नहीं गया और न ही बीजेपी की तरफ से उनको कोई भाव दिया जा रहा है। लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले गठबंधन को लेकर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर
प्रभाव डालते हैं। हालांकि गठबंधन की बात जो रहे, सुभाषपा अध्यक्ष इन दिनों मायावती का कुछ ज्यादा ही गुणगान करते नजर आ रहे हैं। उनके पास 12% वोट है और आज भी मायावती दलितों की नेता है। 13 प्रांतों में मायावती और उनकी पार्टी का जनाधार है और देश में वे एक बड़े चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर उनको मना लेना चाहिए। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे तब तक यहाँ चाहे ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव या चाहे कोई भी आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारी पसंद मायावती जी हैं। हम कांसीराम जी के चेला हैं। कांसीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है। और 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी है और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है। कुशल शासक रही हैं। ये गुण हमारी जो जानकारी में है ये मायावती जी के पास है और कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं है जिसमें ये गुण विद्यमान। लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये तारीफ काफी मायने रखती है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सुभाषपा अध्यक्ष मायावती के जरिए अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में तो नहीं है। क्या राजभर मायावती के सहारे अपनी साख को मजबूत करने और विपक्ष में खुद की बड़ा पोस्ट दिलाने की जुगत में लगे हैं? सवाल यह भी कि आखिर राजभर की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी। क्या विपक्ष राजभर की मांग को मानते हुए अपनी चाहत को दरकिनार कर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। पश्चिम बंगाल का चुनाव शनिवार को फिर हिंसा मुक्त नहीं रहा। शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान दिन भर खूनी खेल चलता रहा। 10 घंटे में चुनावी हिंसा में 17 लोगों की जान चली गई। अब चुनावी हिंसा को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मरने वालों में 60% उनके कार्यकर्ता हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर और उनसे जुड़ी कई संपत्तियां अटैच कर ली हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अब तक 52 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। सिसोदिया की पत्नी के नाम पर जो संपत्ति ईडी ने वो अपने कब्जे में ले ली है। हालांकि इसको आम आदमी पार्टी सिरे से नकार रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल ईडी ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, लेकिन सिर्फ मनीष सिसोदिया के फ्लैट ही जब्त किए गए हैं। ये फ्लैट 2018 से पहले खरीदे गए थे, जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं थी। संपत्तियों की घोषणा आयकर और चुनावी हलफनामे में की गई है। ये सब केवल आपको बदनाम करने के लिए किया गया है। आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का। एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा विपक्ष सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर एक साथ चुनाव लड़ लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा यूपी मोदी में है। प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। डिप्टी सीएम केशव ने कहा कि विपक्ष के पास यूपी में कोई जगह नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष आराम कर रहा है, विपक्ष ने सिर्फ जनता का शोषण किया है। देखिए, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। जब भी चुनाव होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ अलग अलग लड़ेंगे तो भी साथ मिलकर के लड़ेंगे, तब भी कमल ही कमल खिलेगा। देखिए, उनको आराम करने की आदत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता की सेवा करने की आदत है। तो जिन्होंने शोषण किया है वो सेवा का मतलब नहीं जानते हैं, वो टिफिन बैठक का मतलब नहीं जानते हैं, वो महाजनसंपर्क का मतलब नहीं जानते हैं, महाजनसंपर्क से महाजन समर्थन जुटाने का मतलब नहीं जानते हैं, महाजन समर्थन से महाविजय प्राप्त करने का मतलब नहीं जानते हैं। वह तो सीटी बजाओ और सब उनको वोट दे दें, तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति के आधार पर कुछ दिनों के लिए सत्ता में जरूर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए तरीके बदल गए हैं। अगर जो सेवा करेगा, जनता आशीर्वाद देती है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां मंत्री असीम अरुण ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में पहुंचे सभी फरियादियों की मंत्री असीम अरुण ने समस्याएं सुनी, साथ ही जिले के दौरे पर भी आए। आपको बता दें, मंत्री असीम अरुण ने कलेक्ट्रेट रोड स्थित अपने कार्यालय पर लोगों के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें फरियादियों की कमी भीड़ जमा हो गई। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और साधु संतों के बीच आज प्रयागराज के मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए। इस दौरान बैठक में आगामी महाकुंभ के कार्यकर्ताओं को मेला प्रशासन ने साधु संतों के बीच रखा, जिसमें साधु संतों से भी महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में सुझाव मांगे गए। आपको बता दें, 2025 महाकुंभ के शाही स्नान की तारीखों का भी अनुमोदन लिया गया। साथ ही बैठक में शामिल निर्वाणी आनी अखाड़े के महंत धर्मदास जी महाराज ने कहा, महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें महाकुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, इस पर संतों की तरफ से अपने विचार रखे गए। महाकुंभ में साधु संतों को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं मिलें, देश और दुनिया में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसी पर बैठक में चर्चा की गई। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में जो कुंभ होने वाला है, उसको लेकर के अब बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसकी आज बाकायदा शुरुआत हुई। आज की जो बैठक है वो मंडलायुक्त के नेतृत्व में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में साधु संत जो पूरे देश के हैं उनके साथ के बैठक आयोजित की गई। इसमें 13 अखाड़ों से जुड़े तमाम साधु संत शामिल हुए। इस बीच में उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। जब कुंभ आयोजित होगा तो उसकी किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, साधु संतों की किस तरह की इच्छाएं हैं, साधु संतों की क्या डिमांड है, इसको जानने के लिए प्रशासनिक अमला वहां पे मौजूद रहा। तमाम विषयों पर मंत्रणा हुई। ख़ास तौर से जो शाही स्नान है उसके समय को लेकर के, उसके सीक्वेंस को लेकर के बैठक में चर्चा हुई। ख़ास तौर से प्रयागराज जो धर्म नगरी के रूप में भी विकसित हो रहा है, उसमें और कुछ क्या किया जा सकता है, इस शहर को किस तरह से और विकास इस पूरे आयोजन से पहले किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर गहन मंत्रणा की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोशिश कर रही है कि साधु संतों के साथ बैठक करके प्रशासनिक अमला ये तय कर ले कि इस बार का जो कुंभ 2025 आयोजित होगा वो भव्य और दिव्य ही ना हो, बल्कि लोगों को आकर्षित करे। इसके लिए तमाम
योजनाएं जो हैं ज़मीन पर उतारी जाए और ख़ास तौर से इन तमाम योजनाओं में जो साधु संत हैं उनकी राय भी शामिल की जाए और ख़ास तौर से जो यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं या मठ हैं उनको किस तरह से विकसित किया जाए, इन पर तमाम विषयों पर चर्चा की गई। शुएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।